हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे पीओसी थर्ड। ठीक है, तो पीओसी थर्ड में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वन। यूनिट वन का हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, आप सेकेंड सेमेस्टर में ही आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन हमारा बोल रहा है यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है स्टूडेंट्स आइसोमर को। ठीक है, तो आइसोमर हमारा क्या होता है, तो अभी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। एक बार शॉर्टली यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं उसे कि आइसोमर हमारा क्या होता है, एक ऐसे दो कंपाउंड, ठीक है, दो कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे दो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, आइसोमर को हम लोग वहाँ पे क्लासीफाई किए थे और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर को पूरा देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोमर को जब क्लासीफाई किए तो यहाँ पे हमारा आया, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा हो गया आपका स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, चूँकि स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से टाइप थे, चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और भी ढेर सारे थे। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है स्टीरियो आइसोमर। अब हम यहाँ पे क्या किए, स्टीरियो आइसोमर को फर्दर डिवाइड किए स्टूडेंट्स। तो स्टीरियो आइसोमर हमारा डिवाइड हुआ ऑप्टिकल आइसोमर में और जियोमेट्रिकल आइसोमर में, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग अभी यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे और जियोमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग यूनिट सेकेंड में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आइसोमर का एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आइसोमर कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने दो अलग अलग कंपाउंड लिया है। ठीक है, पहले कंपाउंड का नाम है प्रोपेनल। ठीक, नल मतलब यहाँ पे एल लगा है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये देखिए एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO बोलते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप ऐड रहता है वो CHO रहता है। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रोपेनल और ये आपका स्टूडेंट्स है प्रोपेनोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोन वर्ड है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये कीटोन है। क्या हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब एक अपना एल्डिहाइडिक नेचर शो करेगा और एक कीटोनिक नेचर। ठीक है ना, कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड इस साइड बना हुआ है। ठीक है, जिस इस कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच है। यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन के साथ यहाँ पे क्या अटैच है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, और ये कार्बन आपके साइड साइड के कार्बन चेन में मतलब फिट है। जबकि आप देखोगे तो इनका जो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो दोनों का बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें भी देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन इसमें भी है। सेम आप इसको भी जब काउंट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन आपको देखने को मिल रहा है और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोमर। मतलब आइसोमर मतलब कि देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो इनका फंक्शन भी अलग अलग हो गया। ये एल्डिहाइडिक नेचर अपना शो करेगा और ये कीटोनिक नेचर शो करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग आइसोमर बोलते हैं। अब आइसोमर में हम लोग क्या पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमर। तो आइए थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि एक टाइप का आइसोमर होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो कह रहा है कि आइसोमर दैट हैव द सेम कनेक्टिविटी एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस। आपको यहाँ पे बिल्कुल एक ही वर्ड बहुत ध्यान में रखना है, स्पेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है तो उनके जो एटम है उनका जो अरेंजमेंट होगा वो हम किस में देखते हैं, स्पेस में देखते हैं कि उनके एटम का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम हो, लेकिन हो सकता है कि एक जो मॉलिक्यूल है उसके एटम्स इस एंगल पे हो। ठीक है,
ऐसे हो कि कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ यहाँ और ऐसे, इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि सेम ही कंपाउंड का ओरिएंटेशन बिल्कुल ऐसे हो, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेस में इनके क्या हुआ, जो ओरिएंटेशन है ये चेंज हो गया, एंगल इनमें कम हो गया है ना। यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल बन जा रहा है और यहाँ पे ज़्यादा बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि आपका हो सकता है मॉलिक्यूल कुछ ऐसे अटैच हो, मान लीजिए कि बीच में हमारा कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है और पीछे साइड भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अभी इनका स्पेस में अरेंजमेंट ऐसे था, लेकिन हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो किसी अदर कंपाउंड का और उसका अरेंजमेंट ऐसे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल कितना, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच के एंगल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। इस और इस हाइड्रोजन एटम के एंगल अब यहाँ पे ज़्यादा हो गए, यहाँ पे ऐसे थे तो सेम थे। तो इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब कि स्पेस में जो एटम होते हैं उनके ओरिएंटेशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासीफाई जब किया गया था तो उन्हें डिवाइड किया गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग फर्दर क्लासीफाई किया ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल में। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि आइसोमर का क्लासिफिकेशन हो कैसे रहा था, ठीक है। तो हम आइसोमर ले रहे थे, ठीक। आइसोमर को किसमें, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। पहला आपका क्या था, स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल चूँकि हम पढ़ चुके हैं, इसमें आपके डिफरेंट आते थे, चेन आता था, चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर, फंक्शनल, ठीक है। तो इससे हमें उतना लेना देना नहीं है, आप फिलहाल यहाँ फोकस कीजिए। स्टीरियो को अब फर्दर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो स्टीरियो हमारा किस में डिवाइड होगा, पहला हो जाएगा ऑप्टिकल में और दूसरा हो जाएगा जियोमेट्रिकल में, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑप्टिकल देख रहे हैं, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर डेफिनेशन आपको पूछे तो आपको एक टर्म याद रखना है, एस से स्टीरियो, तो एस से स्पेस। मतलब जो भी एटम है, जो भी एटम उसमें है, उनके जो ओरिएंटेशन है स्टूडेंट्स वो स्पेस में रहते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पे स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल दूँ कि यहाँ पे अभी कार्बन था, हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए थे ऐसे, लेकिन अभी कुछ ऐसे चेंजेस आ गए कि लाइक दो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, दो ले ले, एक यहाँ। अब कोई कुछ चेंज हुआ कि एंगल उनमें क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। तो आपका ये किस में आ जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिकल वर्ड कहीं पे भी आ जा रहा है तो आप इसे लाइट से रिलेट कीजिएगा। किससे रिलेट करेंगे, लाइट से। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे आई के स्ट्रक्चर में हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, है ना, वही तो हमें देखने में हेल्प करता है और लाइट से हमारा इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल वर्ड का मतलब हो गया लाइट, ठीक। अब आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की हूँ, आप ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। चाहे तो आप उसमें और भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम इन स्पेस, ठीक है। आप मतलब डिफिनीशन यहाँ पे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कहीं पे भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है तो आपका उससे तुरंत आपको उससे रिलेट करना है लाइट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। देखिए ये लाइन आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, इसलिए हम नीचे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है, तो इसमें एबिलिटी होती है, ठीक है ना। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को रोटेट कर देता है, ठीक है। कैसे, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के प्लेन को ही रोटेट कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि बोल रहा है कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। जैसे कि अगर हम कोई कंपाउंड लिए, ठीक है, हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, अब हम कैसे जाने कि ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तब तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यदि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई हमारा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए
इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके पूछता है तो ये डायग्राम आपका बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करते क्या है, ऑप्टिकली एक्टिविटी को चेक करने के लिए हमारा एक प्रोसेस होता है। इसमें देखिए एक लाइट सोर्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या नीड होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा ये बता रहे हैं। तो आपका एक लाइट सोर्स चाहिए होता है, ठीक है। कोई ना कोई आपको पोलराइज़र चाहिए होगा, जिसमें कि हम लोग निकोल प्रिज्म को जनरली यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका चाहता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर ट्यूब आपका क्या करता है, इसमें आप सैंपल को रखते हैं, ठीक है। ये हमारा पोलरीमीटर है, इसमें आप सैंपल रखते हो, ठीक है। अब इसके हेल्प से आप बता सकते हो कि आपने कोई कंपाउंड लिया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो मतलब कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए क्या होता है कि जो हम लाइट सोर्स लिए, ठीक है, उस लाइट सोर्स को हम पोलराइज़र से पास कराएंगे, ठीक है। अब मतलब लाइट रेज ढेर सारे निकल रहे हैं रेज, ठीक है। ये इधर साइड भी जाएगा, ऐसे हर डायरेक्शन में आपका रेज जाएगा। तो इसे आप किससे पास कराओगे, एक निकोल प्रिज्म से इसे आप पास कराएं, ठीक है। अब क्या करेगा कि जब ये प्रिज्म से पास होगा तो ये बिल्कुल एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हो जाएगा, ठीक है। ये सारे मिलके हो सकता है कि किसी भी एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, चाहे ऐसे आ जाएं चाहे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि बस एक ही आपको बीम अब दिखने को मिलेगा। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना, ये लाइट अब किससे पास करेगा, सैंपल से पास करेगा, ठीक है। अब इस लाइट के बीच में आप यहाँ पे सैंपल रखोगे और अपना सैंपल किस में आप रखोगे, पोलरीमीटर ट्यूब में रखोगे, ठीक है। अब ये जो लाइट है यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये जब सैंपल से पास होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके 3 चांसेस बनेंगे, ठीक है। कि ये लाइट जो आपका है जैसे सैंपल से पास हो रहा है, तो जैसे लाइट पास हो रहा था, मान लीजिए लाइट का डायरेक्शन सेम ऐसे ही इस वे में था, तो हो सकता है कि ये इससे पास हो तो इसी वे में ऐसे निकल जाए, या फिर हो सकता है कि ये डायरेक्शन अपना चेंज कर दे, इधर साइड चला जाए, या अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर साइड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब कह सकते हो कि जब आप पोलराइजर से लाइट पास करा रहे थे तो ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर्म कर देगा। अब यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका सैंपल से पास करेगा, ठीक है। अगर सैंपल से पास होने के बाद लाइट के डायरेक्शन में यदि कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, 3 कंडीशन बनेगा, या तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, या डायरेक्शन अगर इसका चेंज होगा, ठीक है। तो पहले तो लाइट ऐसे था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट था। अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तो हो सकता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, ठीक है। कैसे, अगर ऐसे था तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है कि ऐसे रोटेट कर जाए, ठीक है। या तो चेंज नहीं होगा, या तो हो सकता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट अब जो है अब ये सीधे धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गए, 3 कंडीशन आपके आ गए। अब इन्हीं 3 कंडीशन आपको बताएंगे कि हमारा कंपाउंड जो इसमें सैंपल मतलब रखा गया है, जो कंपाउंड हम चेक करें कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर अब देखिए यहाँ पे यही 3 केस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इफ़ लाइट रोटेट, यदि लाइट रोटेट होता है, कैसे, यदि क्लॉकवाइज लाइट मान लीजिए रोटेट कर गया, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है यानी कि वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। यदि लाइट जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है यदि वो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो भी कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, बस इसके फॉर्म जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो आप बोलते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर रोटेट कर रहा है तो आप बोलोगे लीवो रोटेटरी फॉर्म है, ठीक है। और यदि वो रोटेट नहीं करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट यदि रोटेट नहीं करता है, तो इसका मतलब हो गया कि आपने जो सैंपल लिया था इसमें, ठीक है, वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसे हम लोग देख लेते हैं शॉर्टली। देखिए मान लीजिए कि एक्स हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है। अब हमें नहीं पता कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारा ये जो कंपाउंड है ये एक्टिव है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यही एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक लाइट सोर्स लेते हैं, ठीक है। लाइट सोर्स के चूँकि बीम अलग अलग रेज निकलेंगे तो इसे हम लोग सिंपली एक पोलराइजर से पास कराएंगे, ठीक है, एक पोलराइजर से पास कराएंगे। पोलराइजर से पास होने के बाद ये जो बीम अलग अलग डायरेक्शन में थे ये किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन जो है, अब ये सारे बीम जो ऐसे ऐसे जा रहे थे इनका डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, सिंपल देखिए आप, मान लीजिए ऐसे है।
अब इस बीम को आप क्या करेंगे, अब इस बीम को आप धीरे से सैंपल जो कि किस में रखा हुआ है, पोलरीमीटर में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आप वही सैंपल जो आपका सैंपल एक्स था आप इसे रख देंगे पोलरीमीटर में, ठीक है। अब आप ये जब बीम आप लाइट इसमें से आप पास कर रहा है पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इसमें से पास कर रहा है, यदि यहाँ से पास होने के बाद ये लाइट क्या करेगा, कोई तीन वे में चेंज होगा, ठीक है। या तो ये लाइट आपका ऐसे ना होके अगर ये धीरे से अपना एंगल चेंज कर लिया, ठीक है ना, ये मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो गया, देखिए ऐसे से ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने लगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका लाइट जैसे पास हो रहा था वैसे ही पास हो, ठीक है। या फिर क्या होगा कि आपका लाइट जैसे जा रहा था वैसे पास ना होके ये अब इधर साइड जा रहा हो, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक। यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, इधर साइड। तो ये 3 तरीके के कंडीशन हो गए, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, और इसमें नो चेंज हो गया, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि जब आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो वो आपका फॉर्म करता है डेक्स्ट्रो फॉर्म, ठीक है। और इसका मतलब हो गया जब रोटेट करेगा चाहे जिस वे में रोटेट करे वो होगा आपका एक्टिव ही, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। और यदि क्लॉकवाइज किया तो आप बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आप बोलोगे लीवो रोटेटरी है। और यदि वो अगर डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे कि जो हमारा कंपाउंड था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। होप कि आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।